और ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि 370 हटने के बाद पहली बार जब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो क्या विचार रखते हैं। अहमद अयाज साहब, क्या जैसे हमने देखा था कि बीजेपी शुरू से ही जम्मू कश्मीर हो, 370 हो, इन सब के मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव रही है, तब जब वो सत्ता में नहीं भी थे, क्या आपको ये लगता है कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर काफी एक्टिव रही है बीजेपी की सरकार, काफी सक्रिय रही है, चाहे कड़े फैसले हों, चाहे विवादित फैसले हों, चाहे कुछ लोग उससे इत्तेफाक न रखते हों, चाहे सियासी फैसले हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में हलचल बनी रही है चीजों को बदलने की। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? दो चीज इसमें मुझे दिख रहे हैं। ये सही बात है कि बीजेपी कश्मीर के मामले में बहुत एक्टिव रही है। उसके दो कारण मुझे लगे। एक ये कि उनका 370 का जो एजेंडा था वो उनके एजेंडा में पहले से ही था। ये नहीं है कि 370 क्या नाम है इसके लिए था कि भाई वहां की हालात ठीक की जाए, वो उनके एजेंडा में पहले से ही था। लेकिन अब उन्होंने उसको मोड़ दिया लोगों की कंजप्शन के लिए कि भाई इसको इससे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, करप्शन दूर हो जाएगा, उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन उनका बुनियादी ये था एजेंडा में कि 370 को उठाना ही उठाना है। और दूसरा, वो सक्रिय इसलिए भी रहे कि वो चाहते हैं कि उनका बीजेपी की पार्टी जो है वो कश्मीर में भी अपना जमाव दिखाए। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें हैं कि जिसके ऊपर बहुत एक्टिव है बीजेपी। और अगर ये कहा जाए कि बीजेपी एक्टिव इसलिए है कि कश्मीर की सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई सोच। लेकिन अहमद अयाज साहब, हमने देखा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह से बेहतर हुए। अलगाववाद की जो भावना पनप रही थी उस पर चोट की जा सकी। पिछले एक महीने से पहले के हालात अगर हम गौर करें, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि हालात जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे थे? ये तो पिछले एक महीने से हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बस हालात किसी तरह से खराब किए जा सके जम्मू कश्मीर के। समीर, मैं चाहता था कि मैं दिल से आपकी इस बात के साथ सहमत होता, मुझे खुशी होती। लेकिन मसला ये है, अगर इसको नॉर्मल सी हम कहेंगे, अगर ये कोई कहेगा कि कश्मीर में नॉर्मल सी है, तो मुझे ये बताइए, बिंद्रू जो 90 में यहाँ दुकान चलाता था, ओपन दुकान चलाता था लाल चौक में, 2021 में क्यों उसको मारा गया? और जो लोग बाहर के यहाँ काम करते हैं, मजदूर है, लेबर है, वर्कर्स है, जो आज तक वो काम करते यहाँ पर रहे और लोग उनको तरजीह दिए अपने लोगों से ऊपर, अपने लेबर से लोग नहीं, ये बात आपकी वाजिब है, ये बात आपकी वाजिब है। पिछले एक महीने से तो लगातार हम देख ही रहे हैं टारगेटेड किलिंग हो रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। रैना साहब, ऐसे में क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अमित शाह के इस दौरे के जरिए कोशिश उसी की जा रही है, भरोसा कायम करने की, जिसकी इस वक्त बहुत कमी हो गई है, खासतौर पर रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद? देखिए, जो कश्मीर का दौरा अभी हुआ है वो किसी बीजेपी नेता का नहीं हुआ, वो देश के गृह मंत्री का हुआ है। और उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये था कि 2019 में जब 370 हटाया गया अनुच्छेद, उसके बाद बड़े एम्बिशियस प्लान थे सरकार के प्रगति को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। कई कारणवशों से, जिसमें मुख्यतः कोरोना वायरस रहा है, वो प्लान उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको लेकर गृह मंत्री की चिंता थी और सरकार की चिंता है। दूसरा जो है कि जो अफगानिस्तान में जो भी पॉलिटिकल इस्लाम की जो चेंजेस हुए हैं पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर, उसका इंपैक्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया में दिख रहा है, खासकर कश्मीर में दिख रहा है। ये हमने 1990 में भी देखा था, 89 में जब अफगानिस्तान से रशिया यूएसएसआर हटा था, उसके बाद भी कश्मीर में इंसर्जेंसी में, टेररिज्म में सर्ज आया था। तो आज मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि साउथ ईस्ट एशिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका इंपैक्ट कश्मीर में कैसे आता है और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, न सिर्फ इंपैक्ट आ रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि एक नया प्रयोग करने की भी कोशिश की जा रही है। मौका है पाकिस्तान के पास कि अब तालिबान की हुकूमत आ रही है, तो उस एलिमेंट को फिर से एक्टिव किया जाए और कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।